Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon and Happy New Year. Sir, same to you. Thank you. और प्रैक्टिकल फाइल बन गई आपकी? Yes, sir. Practical file बन गई है. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. मेरे 6 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं एग्जाम में से. हाँ कोई नहीं, मैं आज आपको ना वो आपके पेपर की स्नैपशॉट भेज दूंगा आपको आफ्टर द क्लास ना. शाम तक भेज दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन है. थैंक यू सर. So this is the topic of the day, that is the EMI calculator. ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल हमने छोड़ दिया था पहले, that is how to calculate the EMI. ठीक है, तो Yes, ये sir. आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है एंड दैट वी विल डिस्कस टुडे हाउ टू कैलकुलेट द EMI. कुछ पता है ये EMI के बारे में कुछ? नो सर. अच्छा, EMI के ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है. EMI का मतलब क्या है इतना बेसिकली? पता है कि मतलब जब कोई कार लोन पर ली होती है या फिर कोई भी चीज लोन पर ली होती है तब उसका EMI भरना पड़ता है मंथली. यस. बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली इसमें है कि हमने लोन लिया हुआ है, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है एंड आफ्टर दैट वो उसमें हमारी एक मंथली कैलकुलेशन बन जाती है कि इतना आप लोगों ने मंथली बेसिस पे करना है. सो दैट इज व्हाट वी हैव इन EMI. और डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं इसकी, मतलब कि डिफरेंट मेथड भी है, बट वी विल फोकस ऑन दी वन स्टैटिक मेथड हियर. और इस प्रोग्राम को देख के कुछ समझ आता है? दैट इज जो लिखा हुआ प्रोग्राम. Yes, sir. इसमें ये जो प्रोग्राम यहाँ पे किए हुआ है that has been done using the user defined function. ये फंक्शन से किया हुआ है इसने. So we will do without function also and with the function. थोड़ा पढ़ के बताओ, हाँ क्या समझ आ रहा है इसमें से? सर हमने सबसे पहले EMI कैलकुलेटर एक फंक्शन का नेम है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं PRT, दैट इज प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. रेट हम कैलकुलेट करेंगे, रेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 into 100. 12 आर द मंथ्स. फिर उसके बाद टाइम जितना हमें दिया है into 12 for 1 month period. So EMI will be calculated using the formula P into R into 1 plus R कोई power T upon power of 1 plus R, that is T minus 1. And then basically इसमें जो important चीज है, that is one is the formula and second is कि ये जो हमने rate जो है, basically rate is applicable on monthly basis. और जो टाइम है वो भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऑन मंथली बेसिस, क्योंकि अभी तक जो हम सिंपल फार्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला लगाते हैं वो हम ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. एंड हियर वी विल कैलकुलेट द रेट बेस्ड ऑन द मंथली बेसिस. तो इसलिए रेट को हमने 12 से डिवाइड किया और टाइम को भी हमने वी हैव डिवाइडेड द टाइम आल्सो बाय 12 टू मेक इट मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करने के लिए. ओके सर. And one more question we will discuss today is about this GST calculation. हमने पहले भी किया था that, but I found that इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं. थोड़ा सा ये दोनों कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन है GST वाला भी. तो GST के बारे में कुछ पता है? whatever you know about this GST? Yes sir, it is its full form is goods and service tax. And it is of two types, that is intrastate and interstate. इंट्रास्टेट में हमारे पास दो तरह के GST होते हैं, IGST दैट इज टू गवर्नमेंट, सॉरी CGST दैट इज टू गवर्नमेंट, एंड SGST दैट इज टू द स्टेट गवर्नमेंट. देन जो इंटरस्टेट है उसमें सिर्फ एक तरह का टैक्स लगता है, दैट इज IGST. गुड, काफी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है आपने GST के बारे में. गुड वन. सर 10th में मैथ्स का था चैप्टर, तो उसमें काफी डिटेल्स दी हुई थी, वो अभी तक याद है. ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है. गुड, अच्छी बात है.
यस सर, आईसीएसई बोर्ड में काफ़ी डिटेल्स पहले ही हमें पढ़ा दी गई हुई हैं। जीएसटी के बारे में? सर काफ़ी सिलेबस है, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री सभी का बहुत एडवांस में पढ़ा देते हैं। आईसीएसई के लेवल का बहुत एडवांस है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने 10th आईसीएसई बोर्ड से की हुई है ना? यस सर। So my request to everyone is Gurleen, Bhavya, Shriya, camera on कर लो बेटा, camera, keep the camera in the working state. And only few persons are there today. Maybe बाकी एग्जाम देने चले गए हैं कोई? So I welcome you all into the 2021. Clear? So happy new year to everyone. And today we will focus on the practical file. ठीक है, जो हमारे practical file के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, एक तो ये है कि अपने पास सॉफ्ट कॉपी हर किसी के पास रेडी होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी द क्वेश्चन की प्रैक्टिकल फाइल में एक तो ये है कि हमें करना क्या है, बेसिकली जो सिलेबस में दिए हुए हैं प्रोग्राम्स और एंड द एडिशनल प्रोग्राम दैट वी हैव डन, उनको प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड करना है। सेकेंडली, प्रैक्टिकल के साथ जो आपका कोड है प्लस दी आउटपुट भी उसकी इंक्लूड करनी है इन दी प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, यही दो चीजें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि उसकी सॉफ्ट कॉपी हर किसी के पास रेडी होनी चाहिए। क्लियर? अगर वो मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक देता हूं वहां पे अपलोड करने के लिए, एंड वट एवर द मोड इज डिसाइडेड, सो यू, इसमें कोई ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, अपलोड में 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे, ऐसे नहीं है इसकी हमें 4-5 दिन का टाइम चाहिए हमें। सो एवरीवन शुड बी नाउ इन द रेडी मोड। ये ना हो कोई बंदा यही सोची जा रहा है कि हमने पता नहीं कब, यू नो दैट इज आल्सो डिसाइडेड कि इस मंथ के आसपास एट द इन दिस मंथ योर एग्जाम विल स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब कि अब आप रेडी रहो, ये ना होगी अगर आप टीचर डिपेंडेंट हो जाओ, सर हमें बताओगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। सो योर प्रैक्टिकल फाइल एटलीस्ट शुड बी रेडी एवरीवन। क्लियर? और जो जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, यू शुड यू रिवाइज दोस क्वेश्चन। अगर किसी में कोई डाउट है, सो वी कैन डिस्कस इन दी अपकमिंग क्लासेस। जो भी टॉपिक आपको लगता है दैट इज यू नीड इट्स फर्दर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, सो वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग क्लासेस। तो अब आप लोग रेडी मोड में रहो, दैट इज डोंट टेक टू मच टाइम नाउ। Clear? So we will just wait for a couple of minutes before we start the topic, today's topic. So we have already discussed a bit on the EMI. कुछ किसी को पता है EMI के बारे में? That Shriya has discussed a bit on the EMI. Someone else wants to say something on EMI. बहुत सारा ये EMI के ऊपर बहुत सारी फिल्म भी बनी हुई हैं, यू नो, आई थिंक दैट इज, इसके टाइटल में भी है, किसी फिल्म के टाइटल में भी है EMI। सो मे बी यू मे बी अवेयर विद दिस EMI, एनीवन? तो जो अभी तक हमने डिस्कशन की थी, दैट इज EMI इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन दी मंथली बेसिस। ठीक है, सो दिस इज द स्लाइड दैट इज देयर फॉर द EMI कैलकुलेशन। EMI में होता क्या है बेसिकली, नो, जैसे वी टेक एनी सॉर्ट ऑफ लोन। क्लियर? चाहे आप बैंक से ले रहे हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो, चाहे आप कार लोन ले रहे हो, होम लोन ले रहे हो, किसी भी तरह का आप अमाउंट बोरो कर रहे हो, तो उसके लिए क्लियर जो भी हमें मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज व्हाट वी हैव इन दी EMI। ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या होगा, दैट इज सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिसाइडेड एंड वी हैव टू पे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ऑलरेडी हमारे पास स्लाइड्स है, इसमें ये यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है EMI। सो वी विल डू on the Jupyter notebook on the simplest way, जैसे without a user defined function. Clear? So this is the program. So this program is there to calculate the EMI. I will just add the title here. So this is the program for EMI calculation. So in the beginning, no, this is the principle.
So now what is the principal amount here? Yeah, Shriya, you can tell what is the principal amount? क्या होता है इसमें EMI में? What is the principal amount? So principal amount is the decided amount which is required to pay every month. नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, वो तो EMI है जो हमने मंथली पे करनी है, प्रिंसिपल थोड़ी सर हमने। जिसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, जितनी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, वो प्रिंसिपल होता है। So principal amount is the amount that we have actually borrowed. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इज द अमाउंट जो हमने लोन लिया हुआ है, जितने अमाउंट का हमने लोन लिया हुआ है दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? और बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा और साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो वी हैव टू पे टू थिंग्स, वन इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड सेकंड इज द रेट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, दैट इज दिस इज द 1 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट हैज बीन बोरोड। रेट है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट इज द 11% है। टाइम है 2 years, so we have to pay this amount। clear? 1 lakh amount we have to pay in 2 years। EMI के अंदर जो important चीज है that is we have to calculate the rate on monthly basis because we have to pay on the monthly basis। हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे EMI की, ऐसे ही हमें रेट भी हमें मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए you have to divide the rate by 12 because you know the 12 months are there in a year, so we calculate the रेट R इज इक्वल टू जो ओरिजिनल रेट था हमारे पास 11% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स 12 into 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 month इंटरेस्ट, जो हमें मंथली इंटरेस्ट पड़ेगा ऑन द अमाउंट दैट इज the rate we have calculated। Similarly we have to calculate the time period because you know जो ओरिजिनल हमें टाइम पीरियड गिवन है वो है 2 years का, बट हमने पेमेंट करनी है इसकी मंथली बेसिस पे। सो वी हैव टू अगेन convert the time to monthly basis, so that is we have to multiply time into 12। clear? So that you will get the basically the monthly time here। और बाद में ये जो हमारे पास इसका फार्मूला है EMI का, that is the principal into R into that is the power of 1 plus rate raised to power time divided by power of 1 plus R raised to power t and minus 1। so this is the formula that you have to remember this formula। clear? Not a difficult one। so principal into rate into time divided by this function, so you will get the EMI and finally you will just print the EMI। so you know that इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी जो मंथली EMI बन रही है that is 4660 बन रही है। अगर आप इसको राउंड करोगे तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट इज आप 4461 बना सकते हो इसको। ठीक है? एज यू विल चेंज दी, लेट्स से आप इसका टाइम पीरियड चेंज करते हो, दैट यू चेंज द टाइम पीरियड टू 3 years। उससे क्या होगा, एक EMI को मैं पे कर रहा हूं 2 years में, दूसरी EMI को मैं कर रहा हूं 3 साल के अंदर, तो डेफिनेटली मेरे को मंथली मेरी EMI क्या हो जाएगी, यस मंथली EMI क्या हो जाएगी, यस अजय प्रताप। अजय प्रताप may not be ready। यस यस वंशिका। सर लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। एक चीज को मैं 2 साल के अंदर पे कर रहा हूं, एक चीज को मैं 3 साल के अंदर पे कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मंथली EMI मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड यू जस्ट रन दिस वन and you will find now this is now around about 3273 will be the EMI। clear? so this is how we calculate the EMI। और बाद में अगर आप इसको you multiply this EMI with the number of months, so you will get, अगर हमारे months कितने बनते हैं इसमें 3273 and the number of months will be 36 and this is so round about इतना हम अमाउंट टोटल पे करेंगे हम इसको। क्लियर? 1 lakh and 17,828 total amount we will have to pay, means we will be paying the principal amount that is 1 lakh and plus the interest cost that we have to pay। so this is the question about the EMI। any question, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग नाउ दिस EMI में, कहीं पे आपको डाउट है?
यस वंशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, वंशिका तो क्लियर होगा बिकॉज वंशिका इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। एनीवन एल्स? भव्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो गया क्लियर। थोड़ा हो गया क्लियर। नो, आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो ईएमआई, आप बैंक के अंदर जाते हो, यू गो टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी एनबीसीसी कंपनीज हैं जिनका काम ही यही है। क्लियर? अगर आजकल क्या है, यू गो टू द मार्केट, आप लैपटॉप बाई कर रहे हो तो लैपटॉप भी आपको ईएमआई पे मिल जाता है। यू ओपन दी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वो क्या करते हैं, आपने कोई 20,000 रुपए की चीज लेनी है, आपने वॉशिंग मशीन बाई करनी है, तो वॉशिंग मशीन भी उसकी भी ये ईएमआई बना देते हैं। क्लियर? सो नो, दिस इज वेरी वेरी अप्लाइड सॉर्ट ऑफ ए कंसेप्ट। और बेसिकली ईएमआई कैलकुलेशन में ये चीज होता है मोस्टली कि जितना आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जाते हो, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उसमें क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे कर रहे हो उसमें से माइनस होता रहता है। सो देयर आर डिफरेंट कैलकुलेशंस आर देयर एंड वी हैव यूज्ड अ सिंपल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ईएमआई। ठीक है, मींस डिफरेंट मैकेनिज्म बना सकती हैं कंपनीज। एक कंपनीज में ये भी होता है कि आप ईएमआई जैसे है, आप 2 मंथ के बाद अगर आपने कुछ अमाउंट ऐसे पे कर दिया तो वो अमाउंट भी आपके जो है माइनस हो जाएगा, वट एवर दी ईएमआई कॉस्ट आपकी बन रही है जो मंथली। सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर, वी हैव यूज्ड दी simplest mechanism to calculate the EMI. Clear? So you can include this program into your practical file also, and there is one more program that we will discuss. Yes, Ajay Pratap, clear है ये EMI? Yes sir. ठीक है, एक है हमारे पास ये यस अमरवीर हैज रेज्ड। यस अमरवीर, कोई पॉइंट है आपका? Sir, I wanted to ask, most of the teachers are asking us to email us the files, practical files. So for IP, do we need to maintain a soft copy or hard copy? Yes, yes. मैंने आपको पहले बोला था कि अपने पास सॉफ्ट कॉपी सभी के पास होनी चाहिए, बिकॉज ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था स्कूल के अंदर कि इस बार जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी रेडी है, 95% मेरे को लगता है इस बार हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी रेडी है, सो यू कैन टेक दी प्रिंट एट एनी मोमेंट। अगर मैं आपको आज बता दूं कि आपने प्रिंट लेना है, सो आपको कोई 10 दिन थोड़ी लगेंगे इसको प्रिंट लेने में। सो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में सभी से रिक्वेस्ट की है कि हर किसी की सॉफ्ट कॉपी जो है वो रेडी होनी चाहिए, और अगर 90% वो सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाता है तो आपको हार्ड उसका प्रिंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? सो अगर आपको मैं लिंक देता हूं तो आप उस लिंक के ऊपर शेयर कर देना। सो वट एवर दी वे इज डिसाइडेड, एक आधे दिन में ये फाइनल हो जाएगा। आपके पेपर कैसे ये ऑनलाइन फॉर्म में होने हैं या ऑफलाइन में होने हैं, दैट विल बी डिसाइडेड इन दिस वीक बाय इन दिस स्कूल। क्लियर? सो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 days। बट मेरी आपके सभी से रिक्वेस्ट है कि सॉफ्ट कॉपी रेडी में तो कोई अब हमारे पास कोई 1 महीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्ट कॉपी बनाने में तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो कोई ऐसा ना हो जो ये इसी में भी बहाने ढूंढता रहे, सर सॉफ्ट कॉपी कब बनानी है, कैसे बनानी है, क्या फॉर्मेट है। सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट ऑन दैट साइड। क्लियर? सो 90% मेरी assumption है कि मेरे को लगता है कि ये हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी? सो नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी ट्राई किया था, दैट इज द क्वेश्चन इज देयर, हाउ टू कैलकुलेट द जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाउ द जीएसटी इज कैलकुलेटेड व्हेन वी गो टू द मार्केट। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस में जीएसटी इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, जो उसका प्राइस है, ठीक है, एक प्राइस जो है वो दुकानदार पे कर रहा है, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस। जिस प्राइस पे दुकानदार को वो प्रोडक्ट पड़ा और जिस प्राइस पे वो हमको पे कर रहा है, वो एमआरपी के अंदर ही हमको पे, दैट इज वी हैव टू पे दी एमआरपी ओनली। क्लियर? एमआरपी के बियॉन्ड हमें टैक्स नहीं लगता। तो मींस जो भी हम प्रोडक्ट बाई करते हैं, जीएसटी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट वेरी प्रोडक्ट। सो नाउ वी लुक एट दिस जीएसटी। So GST stands for goods and services tax, so which is included in the net price of the product. For GST first need to calculate the GST amount.
तो एक तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर दो अमाउंट है, एक तो है ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट जो है मीन जिस कॉस्ट पे दुकानदार को वो प्रोडक्ट पड़ रहा है, और नेट प्राइस जिस प्राइस के ऊपर वो दुकानदार हमें बेच रहा है, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द जीएसटी अमाउंट, वो होता है हमारे पास जीएसटी अमाउंट। दिस इज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द नेट प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंस से हम कर लेंगे कैलकुलेट, जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं फिर हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट शो ऑन दैट। इसके अंदर बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन से किया हुआ है इसने, वी विल डू इट विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। So this is the GST program. तो इसमें क्या है हमारे पास, that is how we are going to calculate the GST calculation. Clear? सबसे पहले हमारे पास है that is the original price. ओरिजिनल प्राइस और दूसरा नेट प्राइस। नेट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के अंदर क्या डिफरेंस है, दैट इज इस प्राइस के अंदर ही जीएसटी इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। जीएसटी अमाउंट क्या आएगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। तो हमारे पास आ गया जीएसटी अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट है, दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज ए टैक्स। और बाद में हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज जीएसटी कैलकुलेशन इज इक्वल टू जीएसटी अमाउंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया into 100 and divided by the original cost. इस क्वेश्चन को हमने पहले भी ट्राई किया हुआ था, क्लियर। नाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन विद द ग्रेटर सॉर्ट ऑफ ए क्लैरिटी हियर, एंड एट लास्ट वी विल कैलकुलेट द जीएसटी। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो लास्ट पे आ रहा है जीएसटी 20%, ये 20% है, ये 20 रुपीज नहीं है बेसिकली। जैसे मैं रखता हूं किसी का ओरिजिनल प्राइस है, यू नो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है ये, कि हम इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि हम सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट इनपुट करेंगे, फिर हम नेट प्राइस इनपुट करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट द जीएसटी। सो वी विल रन दिस प्रोग्राम, ठीक है जी। तो जैसे लेट्स से ओरिजिनल प्राइस है 200 और नेट प्राइस है, जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 250। तो जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट आ जाएगा 50 रुपीज, और परसेंटेज ऑफ टैक्स कितनी आ जाएगी, 25 इज दी जीएसटी रेट। सो जीएसटी की जगह से हमें इसको हम बेटर लिख सकते हैं, दैट इज दी जीएसटी रेट इज, so let's say we have the price is 100 and the net price is 250 and the GST rate is 25%. वैसे तो आप लोगों को पता है जीएसटी के अंदर how many slabs are there in GST, so we will not go into that sort of a way कि हम जीएसटी की स्लैब्स कैलकुलेट करने बैठ जाएं, बिकॉज नो जीएसटी की स्लैब्स जो है प्रोडक्ट बेस पे होती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्लैब के अंदर आती है। So we have just made a simple program, clear, we are not just moving into the, जैसे अगर आपने किसी ने जीएसटी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि पहले आप एक प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट्स की बास्केट बनाओ कि इस प्रोडक्ट्स के ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 12% का जीएसटी लगता है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, एंड देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स आर देयर जिसके ऊपर जो जीएसटी की फोर्थ स्लैब है दैट इज 28%. So now there is a lot of discussion is there कि basically we have to reduce the number of slabs, but जो हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है जीएसटी का, that everyone should be clear. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, फिर हमारे पास नेट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज द जीएसटी अमाउंट आ जाएगा वो, और फिर हम उसका क्या कर लेंगे, उसका रेट कैलकुलेट कर देंगे कि वो रेट कितना है। तो रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज का रेट निकालते हैं, प्रॉफिट रेट और लॉस रेट, सो दैट इज कैलकुलेटेड एट द ओरिजिनल कॉस्ट, clear. So this is about the other program, that is how to calculate the GST. पहले प्रोग्राम में क्या है, पहले प्रोग्राम में फिक्स है ओरिजिनल कॉस्ट एंड दिस
नेट कॉस्ट, ठीक है, जो नेट प्राइस है। और दूसरे क्वेश्चन में हमने इसको डायनामिक कर दिया कि जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगी, ठीक है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर 4 स्लैब्स होती हैं, ये इसमें स्लैब्स वगैरह के ऊपर कोई भी हमने वर्कआउट नहीं किया हुआ इस प्रोग्राम के अंदर। यस अमरवीर। Sir, actually, I wanted to ask, when we are asked in the paper about like giving a program, so do we need to make a dynamic program or a static program? देखो एक्चुअली क्या है, जब भी कोई प्रोग्राम आ जाता है आपके सामने, सो उसके अंदर जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है, दैट इज, अगर तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू मेक इट ए डायनामिक वन। डायनामिक वन मींस कि यूजर इनपुट कर रहा है कॉस्ट फिर नेट प्राइस, तब आप जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं पूछा हुआ, सो देन यू कैन गो ऑन एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर मेकिंग दी सिंपल इंटरेस्ट, जैसे प्रिंसिपल वो फिक्स कर देते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, दे आर नॉट मेकिंग डायनामिक वन। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू मेक ए डायनामिक वन, ठीक है, उसमें बोला है कि आप दैट यूजर विल डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यूजर विल डिसाइड द टाइम, तो उस केस में आपने डायनामिक के अकॉर्डिंग बनाना है। तो दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा हुआ, सो देन यू कैन मेक जैसे भी आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है और आप अपनी मर्जी से बनाई जा रहे हो, सो देन यू नो वी आर एट द डिसएडवांटेज। यस, एनी अदर क्वेश्चन? और कम से कम मतलब आज की क्लास के बाद हर एक बच्चे की, जितने भी आप लोग अटेंड कर रहे हो, दैट इज यू कन्वे टू योर फ्रेंड्स आल्सो कि अपनी सॉफ्ट कॉपी रेडी रखो, एंड व्हेनेवर इट इज कन्वेड, बिकॉज अब आप मान के चलो कि वी आर इनटू द फाइनल एग्जाम। अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम डेली बेसिस पे बैठ के डिस्कशन करके इसके ऊपर काम करते रहे। और जो आप लोगों के टफ टॉपिक्स हैं, ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं और प्रैक्टिकल के ऊपर ही फोकस, जो भी आप लोगों के टफ टॉपिक्स हैं, यू रिवाइज दोस टॉपिक्स, एंड थोड़ा सा मेरे को जब आप प्रॉब्लम मेरे को आप शाम को बता दो, सो दैट वी कैन डिस्कस दो सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम टॉपिक को फिर से शुरू से कर दें, स्क्रैच से शुरू कर दें। यू जस्ट ब्रिंग द प्रॉब्लम्स एंड विल सॉर्ट आउट। और नाउ यू शुड बी इन द रेडी मोड कि अब जल्दी एग्जाम हो जाने हैं, एंड यू आर रेडी फॉर दैट। यस, कोई किसी का क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन यू हैव? यस गुरलीन। जो सीक्वल के सर हमने प्रैक्टिकल्स बनाने हैं, तो उसमें सर उनका आंसर होना चाहिए ना साथ में। और उसमें आंसर ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसके अंदर? अगर आप बेसिकली उसका आंसर ही, उसका कोड, एक तो जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका कोड तो ऐसे नहीं होता कि मल्टीपल लाइंस है, एक ही लाइन का कोड होता है उसमें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर देयर। तो उसकी तो स्नैपशॉट ही आएगी, जो भी उसकी आउटपुट आ रही है उसकी स्नैपशॉट आप डाल के वर्ड में डाल लो उसको। सर जैसे क्रिएट और इंसर्ट की होती है, तो उसमें सिर्फ ये आता है क्वेरी ओके और वन रो इफेक्टेड, तो सर वो भी इंक्लूड होना चाहिए ऐसे। हाँ, आप क्या करो यार, उसकी दो तीन स्नैपशॉट्स डाल दो, कोई ऐसा नहीं है उसका। किसी भी चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे इंसर्ट के ऊपर आ गया तो आप 4-5 जो है 2-3 एग्जांपल आप इंसर्ट की डाल के उसकी स्नैपशॉट डाल के उसमें डाल दो, ठीक है। स्नैपशॉट ये है, स्नैपशॉट होता है कि जो आपने काम किया है उसका एक आपके पास, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया कि ये हमने इसको प्रैक्टिकली किया है। ये नहीं कि अगर हमने 10 रिकॉर्ड किए हैं तो 10 रिकॉर्ड्स की हमें स्नैपशॉट चाहिए, ठीक है। 10 में से आप 2 की इंसर्ट की आप स्नैपशॉट डाल लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो नो, वी हैव टू बी आल्सो डायनामिक इन डिसाइडिंग, क्योंकि अब MySQL के अंदर तो सारा काम स्नैपशॉट से ही है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है दैट इज, आप उसके अंदर ये है कि जो भी आपने टेबल बनाया है, आप उस टेबल के जितने रिकॉर्ड्स हैं उसकी एक स्नैपशॉट ले सकते हो, और जो उसका स्ट्रक्चर है आप उसकी भी स्नैपशॉट लेके प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर सकते हो। यस, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? एंड थोड़ा सा ये है कि हमें दिस पॉइंट शुड बी क्लियर कि दिस टाइम वी आर वर्किंग ऑन ए लेसर सिलेबस, सो हमें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। यू नो, इन द +2 यू विल
need to work on the project, और जितना हम एक्स्ट्रा काम करेंगे that will be helpful for us also. ठीक है, जैसे numpy को सिलेबस में से बाहर निकाला है, बट numpy is very integral part of, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो numpy का यूज करना पड़ जाता है. तो you know whenever you are off with the exam, तो थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ में जो +2 के अंदर मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है दैट इज योर प्रोजेक्ट, और मैक्सिमम लर्निंग तभी होगी जब आपको, जितनी आपको पाइथन की कंसेप्ट क्लियर है, सो मोर यू विल बी कंफर्टेबल इन मेकिंग योर प्रोजेक्ट. यस, और कोई एग्जाम के रिगार्डिंग जो ऑफलाइन और ऑफलाइन जो मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट विल बी डिसाइडेड इन दिस वीक. तो जो भी डाउट है आप लोगों की वो खत्म हो जाएगी कि एग्जाम होगा कैसे, और आपके अकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए एग्जाम, ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए? यस भव्या. तो वैसे तो ऑफलाइन होना चाहिए, पर ऑफलाइन बाकी ड्यू टू कोरोना वायरस मतलब सेफ्टी भी रिक्वायर्ड है. तो सेफ्टी के लिए ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए? पर अभी स्कूल पे डिपेंडेंट है, कुछ भी हो जाए. अच्छा अच्छा, ठीक है. यस, गुरलीन से थोड़ा ले लेते हैं. गुरलीन इज वेरी एक्टिव इन रिस्पोंडिंग बैक. फिर क्या बताऊं सर मैं? अच्छा, फिर मैं तेरे को एक मैकेनिज्म बता देता हूँ. एक वो हेड एंड टेल, ना हेड एंड टेल. तो अगर हेड एंड टेल ऑनलाइन, अगर टेल आ गया तो ऑफलाइन. ठीक है. सो एटलीस्ट आप लोगों का ओपिनियन तो होना चाहिए यार. आप लोगों ने एग्जाम देने हैं, आप ये इसके लिए आप फोन ए फ्रेंड थोड़ी करोगे कि मैं फोन ए फ्रेंड करता हूँ सर, मेरे को ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए एग्जाम. सो यस, अमरवीर. सर कंसाइन सेज दैट कि ऑफलाइन हो बेटर होगा, बट ये भी डर है, 1 साल से ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं दिए, पता नहीं क्या हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन नहीं दिए, दैट इज, बट दिस थिंग मैटर्स कि हमने पिछले साल 5 times वी गेव प्री बोर्ड्स टू अटेम्प्ट 1 बोर्ड एग्जाम, एंड इस टाइम हम फाइनल एक बार ही जाके वहां पर फेस करेंगे, तो वो चीज मैटर करेगी. हाँ, एक्चुअली क्या है, यू लुक एट दी सिनेरियो. ये देखो, अब आप देखो कि जो एग्जिस्टिंग +2 है उसके एग्जाम हो रहे हैं कहाँ जाके, मई में जाके हो रहे हैं. यू नो, सो दे हैव ए लॉट ऑफ टाइम एंड दे कैन गो फॉर, उनके आप 4-5 और प्री बोर्ड ले लो, कोई चक्कर नहीं है उसके अंदर. बट यू नो दैट आप +1 के अंदर देखो, +1 इज ऑलवेज थोड़ा सा कटेल्ड चलता है उनका सेशन ना, थोड़ा शॉर्ट सेशन है आप लोगों का. ठीक है. सो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दी टाइम. अब बोर्ड एग्जाम, और तो अब मेरे को लगता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई बोर्ड एग्जाम होगा. नाउ यू विल फेस दी फाइनल एग्जाम, एंड डेफिनेटली ये पॉइंट तो है, दैट इज दी +1 रन्स ऑन ए कर्टेल्ड, उसका सेशन शॉर्ट सेशन रहता है +1 के अंदर. तो यू नो जितना +1 का सेशन शॉर्ट होगा, यू विल गेट नाउ द एडिशनल एडवांटेज इनटू द +2. वो फिर से उसके अंदर यू नो द जो करंट +2 है वो फरवरी से उनका सेशन चल रहा है, एंड देयर सेशन विल बी कीप ऑन गोइंग इन नेक्स्ट 2 months आल्सो. आपको पता ही है जो +2 के एग्जाम है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और प्रैक्टिकल उनके मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं. सो दैट इज ड्यू टू दिस कोरोना वायरस, उनका सेशन थोड़ा डिलेड हो गया है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव. So I hope that everyone is getting ready for the practical file, and whenever you are called for the exams, so my only hesitation is कि that you will not get time to adjust. हमें ये होता है कि हमें 20 दिन चाहिए होते हैं हर चीज को एडजस्ट होने में. So be ready for your exam, and whenever you are given the task कि ये practical file की डेट है और ये आपकी डेट शीट है, और उसके बाद आपका ये भी शेड्यूल आ जाएगा कि कब से आपकी +2 शुरू होनी है. So now you should get ready for that mode also. So thank you beta, thank you very much for being into the session. And और मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके बेटा कोई डाउट्स है, bring the doubts now into the classes. ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते रहें. So मेरे को लगता है कहीं ना कहीं तो डाउट होते हैं किसी ना किसी स्टूडेंट को. So you bring your doubts, whatever the doubts you have. और अगर कोई सिलेबस से थोड़ा बाहर वाला डाउट है, so we will not hesitate to answer. So we need to build up for the +2 clear now onwards. So thank you very much for the class, and bring your doubts for the upcoming sessions. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you.